हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज़ अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारी सी सेशन में, इस प्यारी सी वीडियो में, जहाँ आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। हमने जो एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है हमारे जीव विज्ञान बायोलॉजी का, और उस चैप्टर का नाम है भाई जीव जनन कैसे करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लाइफ प्रोसेसेस हो चुका है, नियंत्रण एवं समन्वय भी हम पढ़ चुके हैं, और हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये तो मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में बता दिया था। आज मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं इसके बारे में। क्लियर? तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। वे स्टूडेंट्स जो न्यू हैं हमारे चैनल पर, भाई पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको थोड़ी सी जानकारी देती हूँ मैं आपको हमारे इस चैनल के बारे में। यदि आप बेटा क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है, और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, और जितनी भी चीज़ें हम कवर कराते हैं वो सब होती है बिल्कुल अरेंज फॉर्मेट में, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आप सभी के सारे डाउट्स करते हैं सॉल्व। अब बात आती है कि मैम आप हमें जो चीज़ पढ़ा रहे हैं और आप हमें जो चीज़ पढ़ा चुके हैं, ये सारे चैप्टर्स के नोट्स कैसे मिलेंगे। नोट्स की जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ई नोट्स और ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को, है ना। बेसिकली हमें जीव जनन कैसे करते हैं इसका सबसे बेसिक वाला सेक्शन पढ़ना होगा, सबसे बेसिक वाला पार्ट पढ़ना होगा, जिसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जीवों के जनन की क्रिया विधि, इसमें तो हमें यही पढ़ना है कि जीव के जनन की क्रिया विधि क्या है या जीव जनन कैसे करते हैं। अब वहीं अगर जीवों को लेकर बात चल रही है और जनन को लेकर बात चल रही है, तो थोड़ी सी चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। जो जीव जनन करते हैं ना, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं, है ना, ध्यान से समझेंगे। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो लैंगिक जनन करते हैं। तो मैंने इसे क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है, और मैं आपसे बोल रही हूँ कि कुछ जीव कौन सा जनन करते हैं, लैंगिक जनन। क्लियर? लैंगिक जनन करते हैं, और कुछ जीव जो हैं भाई वो अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन करते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनिए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस ये होता है कि जो लैंगिक जनन होता है, जिसे हम इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये बेसिकली ना मनुष्यों में और पुष्पों में हमें पढ़ना होता है ना। मनुष्य जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और जो फ्लावर्स यानी कि पुष्प होते हैं उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसी के साथ साथ इनमें ना पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। और ये जो परागण करते हैं ये स्वपरागण करते हैं, और क्या करते हैं, पर परागण करते हैं। ये परागण की जो प्रक्रिया होती है ये भी कितने आधार पर होती है, 2 आधार पर। और वो 2 आधार कौन कौन से हैं, तो भाई एक होता है स्वपरागण और एक होता है पर परागण, यानी कि एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं अलैंगिक जनन की बात करती हूँ, अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है जहाँ या तो केवल क्या होते हैं, पुरुष होता है, या तो मेल होगा, या तो क्या होगा, फीमेल, है ना। ये चीज़ मैंने आपको इसमें नहीं बताई, तो सुन लीजिए। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हाँ, ह्यूमंस में, फ्लावर्स में, लेकिन इसके लिए मेल फीमेल दोनों का ही होना क्या होता है, आवश्यक। ठीक है ना, मेल फीमेल दोनों का ही होना आवश्यक होता है। और अलैंगिक जनन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल और केवल या तो मेल या तो फीमेल।
अब बात आती है कि इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है ना, तो बस चैप्टर के एंड तक जब हम पहुंचेंगे, अभी तो स्टार्टिंग ही है, वो शब्द आया था इसलिए मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया। ठीक है, चलो अब वापस से पीछे आ जाओ ज़रा। तो इस चैप्टर में हमें जनन की क्रिया विधि ही तो पढ़नी है, पर ध्यान से सुनो, जीवों के जनन की क्रिया विधि पर एक्चुअली में चर्चा करने से पहले हम आते हैं और ये जानते हैं, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोडक्शन कर क्यों रहे हैं, जनन होता क्यों है। जैसे एक बात बताओ, हमने देखा कि श्वसन हमारे लिए कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बिना सांस लिए हम जिंदा नहीं रह सकते, बिना उत्सर्जन किए जिंदा नहीं रह सकते। भाई शरीर में कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनका बाहर निकालना भी तो ज़रूरी है ना, तो श्वसन हमारे लिए ज़रूरी है, उत्सर्जन हमारे लिए ज़रूरी है। हमने जो चीज़ खाई पी है, जिंदा रहने के लिए खाना पीना पड़ेगा, और जो चीज़ हम खा पी रहे हैं उसका हमारे शरीर में डाइजेशन हो रहा है, पाचन हो रहा है, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है ना। तो अब एक पॉइंट उठता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जनन करते हैं। जनन दो माध्यम से, दो आधार पर होता है, वो मैंने आपको अभी बताया। लेकिन जीव जनन क्यों करते हैं, सबसे पहले इसी पर हम चर्चा करते हैं। वास्तव में पोषण यानी न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन एक अलग वर्ड होता है, और पोषक जो होता है, पोषक तत्व जो होते हैं वो अलग वर्ड होता है। सो पोषण अलग है, पोषक तत्व अलग है, न्यूट्रिशन अलग है, न्यूट्रिएंट्स अलग होता है। तो वास्तव में पोषण, श्वसन अथवा उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी व्यष्टि यानी कि जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। अगर आप सभी ये सोच रहे हैं कि एक इंसान को जिंदा रहने के लिए ही जनन करना होता है, तो ये तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमने देखो पोषण जरूरी है, जैसे पोषण का तरीका मानव में अलग होता है ना, और दूसरे जीवों में कैसा होता है, अलग। हमारे शरीर में जो पोषण होता है, मानव में पोषण के लिए हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है। अमीबा में पोषण अलग होता है, प्लांट्स में पोषण न्यूट्रिशन का तरीका अलग होता है। ये मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में पढ़ाया था। लाइफ प्रोसेसेस हमने ये जैव प्रक्रम में पढ़ा था कि जीवन जीने के लिए एक इंसान कौन कौन सी क्रियाएं करता है, उसमें हमने जनन नहीं पढ़ा था। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जनन के आधार पर हम कह सकते हैं कि इंसान जिंदा रहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में पोषण, श्वसन यानी रेस्पिरेशन अथवा एक्सक्रीशन, उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी व्यष्टि यानी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसका मतलब कोई और रीजन होगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए जनन करना पड़े तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ऐसा नहीं है। दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की क्या करनी पड़ता है, व्यय करना पड़ता है, ये भी सही बोला है। फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा वेस्ट ही क्यों कर रहा है जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पर एक पॉइंट तो उठकर आ गया कि भाई ये जिंदा रहने के लिए आवश्यक तो नहीं है, लेकिन ये होती तो है ये क्रिया। तभी तो कह रहे हैं कि दूसरी ओर जब हमने जान लिया कि भाई हमारी लाइफ प्रोसेसेस का तो ये एक ऐसा स्पेसिफिक पार्ट नहीं है, जैसे हमारा पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, वैसा ये हिस्सा नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं कि दूसरी ओर पर जीव को संतति भी तो उत्पन्न करनी है। तो जब एक जीव को संतति उत्पन्न करनी होती है तो फिर उसे अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा वेस्ट ही क्यों कर रहा है, व्यर्थ ही क्यों कर रहा है, जो उसके जीवित रहने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब एक बात बताओ, आप वो काम क्यों करोगे, उसमें अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करोगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट क्यों है ये अभी हम जानते हैं। उसके पहले यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। ये इमेज किस चीज़ की है, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है स्पर्म का। हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु कहते हैं। हिंदी में ये क्या होता है, शुक्राणु होता है। ये क्या है यहाँ पर, सो ये है भैया ओवम। इंग्लिश में, हिंदी में जिसे हम इसे क्या बोलते हैं, अंडाणु कहते हैं, है ना। तो आप देख पा रही हैं ओवम और अंडाणु, यहाँ पर जो है स्पर्म और शुक्राणु भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो लैंगिक जनन होता है, अगर हम मनुष्यों में बात करते हैं तो वहां पर आपको ये दो चीजें पढ़ने को मिलेंगी। वैसे तो बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी इस चैप्टर में, लेकिन ये दो चीजें आपको मिलेंगी, स्पर्म और ओवम। चलो थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। चलो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। जैसे क्लास 9 में आपको एक चीज़ पढ़ाई गई होगी, है ना। अगर आप सभी मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं तो यस, लास्ट ईयर मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी।
यस, लास्ट ईयर मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी, तो ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली चीज़ कि अगर मैं बात करती हूँ मानव शरीर की, है ना, पहला पॉइंट क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ठीक है ना, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, पहला क्वेश्चन ये हो गया, है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो फिर इसका करेक्ट आंसर होता है स्पर्म, यानी कि शुक्राणु, ठीक है ना। क्या होता है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये केवल और केवल किस में पाया जाता है, पुरुषों में यानी कि मेल में। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है ये पुरुषों में ही पाई जाती है। चलो इसी के साइड में आते हैं, एक और क्वेश्चन आता है कि फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है कि भाई मानव शरीर की, है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो फिर आप क्या बोलेंगे सबसे बड़ी कोशिका में, फिर आपका आंसर होगा ओवम यानी कि अंडाणु, ठीक है। फिर यहाँ पर आप आंसर क्या देंगे, सो यहाँ आपका आंसर होगा ओवम यानी कि अंडाणु, ठीक है। ये रहा ओवम, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या। और एक और चीज़, ये महिलाओं में पाया जाता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो ये पूरे चैप्टर में आपको बार बार मिलेगा, ठीक है। अब जब बार बार मिलेगा तो अब आपको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैम क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको ये अभी से ही बता दिया, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किस में पाई जाती है। और अगर एक और क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, फिर आप आंसर क्या लगाएंगे, तो वो होती है लॉन्गेस्ट सेल में हमारी नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका। ओके, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं फटाफट से आगे की तरफ। हमने ये जाना कि भाई जब ये हमारे लिए हमारी लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट नहीं है, है ना, जैव प्रक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी संतति उत्पन्न करने के लिए इसमें ऊर्जा तो व्यय करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? तो इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु ये स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं यानी कि दिखाई देते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। अब पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे जान सकते हो कि अगर जनन नहीं होगा, चाहे वो लैंगिक हो या फिर अलैंगिक हो, है ना, तो फिर हम अपने ही समान जो है आगे की जो जातियां हैं, जो प्रजातियां हैं, वो कैसे देख पाएंगे। जैसे मनुष्य की अगर हम बात करें, हमारे यहाँ मनुष्य चारों तरफ देखने को मिलते हैं। अगर जनन की प्रक्रिया नहीं होगी तो मनुष्य की ये संख्या देखने को नहीं मिलेगी। और हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आए, हो सकता है कि एक समय ऐसा आए कि मनुष्य की प्रजातियां ही खत्म हो जाए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी अगर हम इसकी लैंग्वेज में समझे तो फिर यही मतलब हुआ। उसी तरह से हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया अमीबा, ठीक है। अब अमीबा भी क्या करता है भाई, जनन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये करता है अलैंगिक जनन। और अमीबा जब जनन करता है ना, अमीबा जब जनन करता है तो ये हूबहू अपने ही समान संतति का निर्माण करता है, क्योंकि अलैंगिक जनन में ऐसा ही होता है ना। देखो इधर देखो, थोड़ा सा पीछे आओ जरा, इन दोनों में एक डिफरेंस और बताती हूँ। जो लैंगिक जनन होता है, इसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है, तो ऐसा नहीं है कि जो संतति का निर्माण होगा वो हूबहू अपने पेरेंट के समान ही दिखाई देगा, नहीं। ऐसा आपको कहाँ मिलेगा, लैंगिक जनन में। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, जब अमीबा अपने से, भैया लैंगिक जनन है, यूनिसेलुलर है, तो वो जो जनन करती है खुद से ही करती है, और वो हूबहू अपने ही समान दो संतति कोशिकाओं का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। किसका निर्माण कर देती है, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है हूबहू अपने ही समान। तो अब मान लीजिए कि अगर अमीबा जनन करे ही ना, अलैंगिक जनन करे ही ना, तो आने वाले टाइम में अमीबा की प्रजातियां दिखना ही हमको बंद हो जाएंगी। क्लियर, हमें अमीबा दिखना ही बंद हो जाएगा। तो आने वाले समय में हम यही कहेंगे कि अमीबा पहले हुआ करता था। ये एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, ऐसा सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है।
इस प्रश्न का उत्तर जो भी हो, है ना, जो भी उत्तर हो, परंतु ये तो स्पष्ट है कि विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं या दिखाई देते हैं हमको क्योंकि वे क्या करते हैं, जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हमें उसके अस्तित्व का पता रखना है तो उसके लिए जनन या रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इम्पॉर्टेंट। किसी प्रजाति में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही उसे हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। जैसे हम ह्यूमंस आ गए इसमें, हम कौन आ गए, मानव आ गए इसमें, कि भाई आने वाले टाइम में हमारी जो हमारा अस्तित्व बने रहे, इसलिए क्या होता है, मानवों में भी, मनुष्यों में भी जनन होता है, लैंगिक जनन। पुष्पों में भी भाई उनकी जो अस्तित्व है वो बना रहे, इसलिए उनमें भी क्या होता है, जनन होता है। तो ये थी इसकी कहानी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अब हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यष्टि एक ही प्रजाति के सदस्य हैं या फिर दो जीव एक ही प्रजाति के सदस्य हैं? सामान्यतः हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक समान दिखाई देते हैं। अब मान लीजिए कि दो जीव जो है वो एक ही प्रजाति के, हम कैसे मानेंगे, हम इस आधार पर मानेंगे कि हम ऐसा बोलेंगे कि वो एक समान दिखाई दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे, एक ही प्रजाति के होंगे। अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान ही दिखाई देते हैं। अब जैसे हम भी हैं, है ना, हमारे पेरेंट्स की हम संतान हैं, तो हम अपने पेरेंट्स से हूबहू नहीं मिल सकते, है ना। हमारे में उनकी क्वालिटीज़ ज़रूर होंगी, कुछ फेस कट मिलेगा, नोज़ मिल सकती है, लिप्स मिल सकते हैं, चिक्स मिल सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन हूबहू हम अपने पेरेंट के समान नहीं दिखाई दे सकते क्योंकि ये लैंगिक जनन में नहीं होता है ना। ट्विन्स एक अलग कहानी है, लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। ये कहाँ होता है, अलैंगिक जनन में। ठीक है, चलिए, तो ये थी कहानी जो हमने यहाँ पर जानी है। नाउ अब आते हैं हम द फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जनन का आधार हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक एक छोटू सा इंट्रोडक्शन चल रहा था, नाउ अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्या जीव पूरी तरह या पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? तो आइए चलिए जानते हैं। बहुत बड़ा नहीं है बेटा ये सेक्शन, बहुत बड़ा पार्ट ये नहीं है, लेकिन जितना भी है उसे हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे, उसे हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जनन के पश्चात उत्पन्न संतति अपने जनक के समान होती है, बिल्कुल। इसका प्रमुख कारण आनुवांशिक पदार्थ होता है। और हमारे में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? तो भाई वो होता है आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। मैम ये क्या है? तो ये जेनेटिकल सब्सटेंस, आनुवांशिक पदार्थ होता है जो क्या करता है, एक जनरेशन की इंफॉर्मेशन दूसरे जनरेशन को देता है, मतलब पहुंचाने का काम करता है। तो इस प्रकार मेन कारण इसका क्या है, आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिकल सब्सटेंस, जो कि क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जो संपूर्ण जीव की आनुवांशिक इकाई होती है। ये जनन की कोशिका के केंद्रक में संघनित गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होता है। कहाँ पर पाया जाता है मैम ये डीएनए? हमें ये तो पता चल गया कि डीएनए जो है पाया जाता है, ये आनुवांशिक इकाई होती है, लेकिन डीएनए की लोकेशन है कहाँ? तो ये कहाँ पाई जाती है? हमारी सेल यानी कि हमारी कोशिका के केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और उसमें भी किसमें, गुणसूत्र के रूप में ये प्रेजेंट होता है। तो हमने क्या देखा, हमारे बॉडी की कहाँ पर पाई जाती है, ये सेल में। सेल में भी किस लोकेशन में? सो ये पाई जाती है भैया न्यूक्लियस, है ना। कहाँ पाया जाता है? मिट जा भाई, काहे नहीं मिट रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस यानी, हाँ चलो, कहाँ पाया जाता है? केंद्रक। और फिर केंद्रक में भी कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम्स, ठीक है, यानी कि गुणसूत्र में, है ना। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि यहीं पर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। अतः जनन में कोशिकाएं जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही अपने डीएनए की प्रतिकृतियां बनाने का काम करती हैं, और इसके बाद यह डीएनए प्रोटीन का निर्माण भी करता है। अब डीएनए क्या करता है? उसके बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन करने का काम करता है, जो कि हमारे शरीर की मूलभूत संरचनाओं का निर्माण करता है। इसी के आधार पर ही तो हम कहते हैं कि हमारे बॉडी की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है ना। इसी के आधार पर ही तो हम कहते हैं कि भाई हमारे बॉडी की क्या हो रही है, ग्रोथ, यानी कि हमारे बॉडी की क्या हो रही है, वृद्धि। समझे कि नहीं समझे? ठीक है,
तो ये थी थोड़ी सी कहानी, है ना। अभी हम थोड़ी सी चीज़ें और जानते हैं। तो हमने यहाँ जाना कि जनन के पश्चात उत्पन्न संतति अपने जनक के समान ही दिखाई देती है। जहाँ वो पूरी तरह से समान दिखाई देती है वो कहाँ पर होता है, अलैंगिक जनन में। और जहाँ पर वो कुछ गुण जो है उसके अपने पेरेंट्स, जैसे कुछ मम्मी के कुछ पापा के दिखाई देते हैं, तो वो लैंगिक जनन में होता है ना। तो इसका मेन कारण होता है आनुवंशिक पदार्थ। जैसे अब हमारे अंदर जो क्वालिटीज आई हैं अपने पेरेंट्स की, कैसे आई हैं, तो ये आई हमारे अंदर क्वालिटीज अपने डीएनए के थ्रू, है ना। डीएनए कहाँ से, जो डीएनए के थ्रू कैसे आई है, क्योंकि हमारी सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। उसमें क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, डीएनए, जो एक जनरेशन के इंफॉर्मेशन दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। सो जनन के पश्चात उत्पन्न संतति अपने जनक के समान होती है। इसका मेन कारण आनुवंशिक पदार्थ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो संपूर्ण जीव की आनुवंशिक इकाई होती है। ये जनन की कोशिका के केंद्रक में संगठित गुणसूत्र के रूप में प्रेजेंट होता है। अतः जनन में कोशिकाएं जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा अपने डीएनए की प्रतिकृतियां बनाती हैं। इसके बाद ये डीएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का निर्माण होगा, तभी तो हमारे शरीर की मूलभूत संरचना का निर्माण होगा। अब आते हैं वेरिएशंस, यानी कि भाई विभिन्नताओं की तरफ। वेरिएशंस को थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। हम अपनी पेरेंट्स की संतान होने के बाद भी हम हूबहू उनकी तरह दिखाई नहीं दे सकते, नहीं देते हैं एक्चुअली, है ना। हाँ, लोग बोलते ज़रूर है कि यार तुम अपने पापा पे गई हो या तुम अपनी मम्मी पे गए हो, तुम्हारी नाक बिल्कुल अपने पापा की तरह लगती है ना, तुम्हारी आंखें बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह लगती हैं, ऐसा बोलते हैं ना, माथा बिल्कुल तुम्हारे पापा पे गया है। तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल बोली जाती है, पर कभी कोई ये नहीं कहेगा कि बस सेम डिट्टो तुम जो है अपने मम्मी की तरह दिखाई देती हो या बिल्कुल पापा की तरह दिखाई देती हो, है ना। ये चीज़ बहुत रेयरली ही होती है, ठीक है। अब एक पॉइंट उठता है कि ये वेरिएशंस क्यों, वेरिएशंस ही क्या है, विभिन्नताएं ही क्या है। तो लैंगिक चलन जो होता है उसमें विभिन्नताएं होती ही हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का जब डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो नए गुण भी उसमें देखने को मिलते हैं, है ना। मतलब पेरेंट्स की तो प्रॉपर्टीज रहेंगी, गुण तो रहेंगे ही, लेकिन नए गुणों का भी उसमें क्या होता है, विकास होता है। तो समान लक्षणों को वंशागति द्वारा प्राप्त करने के पश्चात भी एक जनक की सभी संतानों में परस्पर व अपने जनकों से विभिन्नताएं अवश्य होती हैं। जैसे सगे भाई बहनों में भी कुछ न कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ये पाई ही जाती हैं। देखो अभी मैं आपको बता रही थी क्या, ये हम एक ही पेरेंट के संतान होने के बावजूद, मम्मी की पापा की संतान होने के बावजूद हम हूबहू उनकी तरह दिखाई नहीं देते। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर हमारे भाई बहन हैं तो हम डिट्टो उनकी तरह भी नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन में पहली बात तो ऐसा नहीं होता है। वेरिएशंस इसी को कहते हैं। रंग के आधार पर, रूप के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे में अंतर होगा। जैसे कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि यार तुम थोड़ा ज़्यादा गोरी हो, तुम्हारी बहन थोड़ी सा उसका कलर डाउन है, ऐसा जनरली लोग बोलते हैं कि उसका फेस कट अलग है, तुम्हारा फेस कट अलग है, तुम्हारी हाइट उससे थोड़ी ज़्यादा है, उसकी हाइट तुमसे थोड़ी सी कम है। तो ये चीज़ें जो हैं जनरली लोग बोलते हैं, कभी ये नहीं बोलते अरे तुम दोनों जो है बिल्कुल सेम दिखाई देती हो। पहली बात तो एज गैप भी होता है ना, और दूसरी बात कि भाई सेम हम दिखाई नहीं दे सकते क्योंकि लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ऐसा कहाँ होता है, अलैंगिक जनन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसे अगर मैं आपको एक अमीबा का एग्जाम्पल देती हूँ, है ना, जैसे मैंने आपको क्या दिया, एक अमीबा का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। इसके सेंटर में क्या है भाई, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है। ये केंद्रक क्या होगा, देखो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, पूरा नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट बता रही हूँ अभी, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब पहुँचेंगे तब तो पढ़ना ही है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके अंदर का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा, और फिर ये हूबहू अपने ही समान, जैसे ये है ना, हूबहू अपने ही समान जो है दो डॉटर सेल का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। हूबहू अपने ही समान क्या करेगी, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। दो डॉटर सेल का क्या करेगी भाई, फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, अपने ही समान। समान लक्षणों को वंशागति द्वारा प्राप्त करने के पश्चात भी एक जनक की सभी संतानों में परस्पर व अपने जनकों से कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती हैं। उदाहरण के लिए सगे भाई बहनों में भी कुछ न कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी कि जो हम पर्सनली अगर देखते हो तो उसमें कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार एक ही कुल तथा जाति से संबंधित जीवों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे आँख, हाथ के आकार की, है ना। इसी के साथ
कारकीय लक्षण हो गया आदि जीवों में पाए जाने वाले इन सब अंतरों को ही हम क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशंस बोलते हैं। यही सब क्या कहलाती हैं, वेरिएशंस कहलाती हैं और ये होती ही हैं। यहाँ आपको इतनी नहीं मिलेंगी, यहाँ सेम मिलेगा, लेकिन लैंगिक जनन में आपको विभिन्नताएं मिलती ही मिलती हैं। आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल आप खुद अपने पेरेंट्स को देख लो और अब अपने भाई बहन को देख लो, आपको डिफरेंस मिलेगा। आप हूबहू उनकी तरह दिखाई नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थी कहानी। इसी के साथ एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य लक्षण में पाई जाने वाली असमानताएं या अंतर जिनके कारण एक दूसरे को ये अलग लगते हैं, विभिन्नताएं तो कहलाती ही हैं। ये विभिन्नताएं जैसे अभी हमने यहाँ पर भी देखा था विभिन्नताएं, इसे थोड़ा और अलग तरीके से जानते हैं। ये विभिन्नताएं आनुवांशिक पदार्थ डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में परिवर्तन उत्पन्न होने के कारण प्रकट होती हैं। बिल्कुल सही कहा है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर हम बायोलॉजिकली इसको देखें तो रीज़न क्या होता है, तो लैंगिक जनन तो होता है, लेकिन डीएनए के कारण ऐसा होता है। डीएनए में चेंजेस कारण ये विभिन्नताएं आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जो जेनेटिकल सब्सटेंस होता है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें विभिन्न परिवर्तन उत्पन्न करने के कारण प्रकट होती हैं। विभिन्नताओं की अनुपस्थिति में कोई भी जाति विकास नहीं कर सकती है। किसी भी जाति का विकास करना है तो वेरिएशंस तो होंगे ही। ऐसा होने पर उस जाति के सभी सदस्य उसके समान होंगे और वातावरणीय स्थिति के आधार पर विभिन्नताएं लाभदायक और हानिकारक दोनों ही हो सकती हैं, है ना। अच्छा, तो हमने क्या देखा, पहले थोड़ा सा पीछे चलो। विभिन्नताओं की अनुपस्थिति में कोई भी जाति विकास नहीं कर सकती है। अगर वेरिएशंस की एब्सेंस है, वेरिएशंस है ही नहीं, तो किसी भी जाति का विकास नहीं हो पाएगा और ऐसा होने पर उस जाति के सभी सदस्य सेम ही दिखने लगेंगे, समान ही दिखेंगे। तो उस जाति का विकास कैसे हुआ, है ना। पहला पॉइंट तो ये। वातावरणीय स्थिति के आधार पर विभिन्नताएं लाभदायक तथा हानिकारक हो सकती हैं। जो हर तरीके के वातावरण में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर मैं ये बात कर रही हूँ, है ना। चलिए, अब लास्ट आते हैं एक्चुअली में इसका सिग्निफिकेंस क्या है वेरिएशन का, इसका महत्व क्या है ये हम जानते हैं। देन ये सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, फिनिश। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पर्यावरणीय परिवर्तनों के लिए पूर्व अनुकूल का कार्य करती है। सेकंड, ये जाति के अस्तित्व के संघर्ष में सहायक होती हैं। किसी भी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए वेरिएशंस तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। तीसरा, ये उन्नत जातियों के निर्माण एवं विकास में भी सहायक होती हैं। चौथा, इनके द्वारा नए लक्षणों का विकास होता है। लैंगिक जनन में जनरली हमको ये देखने को मिलता है ना। जैसे कई बार बोलते हैं ना, है ना, एक सेकेंड लिख दूँ पहले मैं, है ना। जैसे कई बार बोला जाता है, मम्मी पापा बोलते हैं ना कि यार ये तो मेरी ही जो है संतान है, इसमें ना ये वाली जो क्वालिटी है ये मेरी है। मम्मी बोलती है ये वाली क्वालिटी जो है वो मेरी है, ऐसा बोला जाता है ना। फिर मम्मी पापा कई बार ये भी बोलते हैं ये क्वालिटी कहाँ से आ गई है, तो हम दोनों में नहीं है। क्यों? क्योंकि जनरेशन के अकॉर्डिंग एक टाइम के बाद जो है चीज़ों में जब लैंगिक जनन होता है तो उसमें नए गुणों का भी क्या होता है, विकास। जैसे कुछ ऐसे भी गुणधर्म आपको आपके बॉडी में देखने को मिलेंगे जो आपके फादर में नहीं है थे या मदर में नहीं थे, जो आपके ग्रैंडफादर में नहीं थे, ग्रैंड मदर में नहीं थे और उनके पहले की जनरेशन्स में भी नहीं थे, लेकिन आप में देखने को मिले। हो सकता है कि आपकी आने वाली जो पीढ़ी होगी डेफिनेटली ये चीज़ हो सकती है, तो उनमें भी ये वेरिएशंस और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, यानी कि उनमें भी नए गुणों का विकास जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनके द्वारा नए लक्षणों का विकास होता है। ये जाति निर्माण में भी क्या होते हैं भाई, सहायक होते हैं। ये क्या करते हैं, जाति के निर्माण में भी सहायक होते हैं। तो ये हमने यहाँ पर क्या जाना है, सो ये हमने यहाँ पर विभिन्नताओं का महत्व देखा है। छोटा सा ये पॉइंट था, छोटा सा ये सेक्शन था, सोचा कि पहले मैं आज आके इसे ही कंप्लीट करा देती हूँ, देन हम नेक्स्ट क्लास से मेनली इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसे फिनिश करें। डन स्क्रीनशॉट, ओके। तो ये वाला सेक्शन यहाँ होता है फिनिश। थोड़ी सी कहानी बस इसके बारे में जाननी थी जो मैंने आपको बेसिक बता दी। नाउ वो मूव करते हैं आज के सेशन को ओवर करने की तरफ, और नेक्स्ट क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें आगे की स्टार्ट करवाऊंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें ढेर सारी एक्टिविटीज़ भी हैं जो हमें करनी होगी। तो ओवर करते हैं आज के सेशन को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इन केस किसी भी सेक्शन में किसी भी जगह पर कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ YT पर आप मेरे सेशंस ले सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं।
मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। और ई नोट्स और ई बुक की लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। ये है हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जैसे सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।